नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस वक्त ये जो महीना है यानी मई का महीना ये कहलाता है मेंटल अवेयरनेस मंथ। और आज हम भी मेंटल अवेयरनेस की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, क्यों इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारा शरीर बीमार पड़ता है, जिस तरीके से हमें सर्दी खांसी बुखार या कोई भी बीमारी होती है, उसी तरह हमारा मन या हमारा मस्तिष्क भी बीमार हो सकता है और उसी के लिए जागरूकता जगाता है मेंटल हेल्थ का ये अवेयरनेस मंथ। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ मतलब क्या, किन चीज़ों पर हम बात करेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट के साथ ये बातचीत हम शुरू करेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ये मेंटल हेल्थ की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है। तो आपके इमोशन, साइकोलॉजिकल हेल्थ ये मेंटल हेल्थ का हिस्सा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और ये सोचना महसूस करने की जो क्षमता है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। सीखने और काम करने की क्षमता, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। निर्णय लेने, रिश्ते बनाने की क्षमता रोजमर्रा की बातें हैं, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। तनाव के साथ तालमेल बनाना, आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंटर है जिसको ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ मानते हैं, लेकिन नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने समाज में भागीदारी निभाना, ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये आपकी मेंटल हेल्थ की परिभाषा है। लेकिन ये तो देखिए शब्दों से हमने आपको बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, कब हमें पता लगना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ इशू है, या वो हमें कैसे पता लगेगा, और पता लग गया तो हमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हिना वासवानी, लाइफ कोच और एम्पावर योरसेल्फ की सीईओ स्मिता दास जैन और माइंडवेल काउंसिल के फाउंडर अर्चना सिंघल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो हिना जी, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में तो हमने कुछ परिभाषाएं लिख के बता दी, समझा दी, लेकिन इन जनरल अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से बात करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे मेंटल हेल्थ को? जैसे हम कहते हैं हमारा एक शरीर है, वैसे हमारा एक मन भी है, हमारा दिमाग भी है। मेंटल हेल्थ इन तीनों चीजों को अफेक्ट करता है, इन तीनों चीजों के ऊपर एक बहुत इन्फ्लुएंस रखता है। अगर हम अपनी सोच से ठीक नहीं, अगर हम अपने इमोशंस से ठीक नहीं है, अगर हम अपना रोजमर्रा का जो काम है वो नहीं कर पा रहे, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ की पर्सपेक्टिव से आता है। हमारा फिजिकल बॉडी भी हमारी मेंटल हेल्थ के थ्रू इम्पैक्ट होता है बहुत स्ट्रांगली। सो मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो फिजिकल, इट इज ऑल्सो इमोशनल, इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। अगर हमको हमारे गॉड से भी प्रॉब्लम है या हम कुछ ऐसा गो थ्रू कर रहे हैं जो एवरीडे लाइफ का भी प्रॉब्लम है, एवरीडे एक्शन का प्रॉब्लम है, एवरीडे थॉट का प्रॉब्लम है, वो हमारे मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के अम्ब्रेला के अंडर आता है। इट इज नॉट जस्ट सोचना, इट इज नॉट जस्ट फीलिंग, इट इज ऑल्सो स्मॉल लिटिल एक्शंस दैट कम अंडर मेंटल हेल्थ। ठीक है जी, बढ़िया है। तो ये एक परिभाषा हुई मेंटल हेल्थ की। स्मिता जी, देखिए मेंटल हेल्थ की बातें या आपका जो मानसिक स्वास्थ्य वो एक हाल फिलहाल का फिनोमेना है। पहले इस पर ज़्यादा बात होती नहीं थी। अगर हम पिछले 10-15 साल से सुने या उससे भी कम वक्त पे इस पे बातचीत होना शुरू हुई है। तो क्या पहले लोगों को मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, या पहले अवेयरनेस की कमी थी, या फिर अब जो लाइफस्टाइल बदल गया है उसमें ये मेंटल हेल्थ वाला मामला थोड़ा उभर कर ज़्यादा आ गया है, इसलिए हम इसकी बात करना ज़्यादा इसकी बात कर रहे हैं? क्या क्या चेंज हुआ है? सो विपिन जी, मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स इसकी प्रिवेलेंस पहले भी थी। जैसे अगर हम सर्वे देखें, नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-2016 में, उसमें था कि 15% ऑफ इंडियन अडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स दे सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 15% उस टाइम में, 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग ऑफ एटलीस्ट 150 मिलियन पीपल। WHO ने एस्टिमेट लगाया दैट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन इंडिया अलोन फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2030, तो पास्ट भी ले लिया और फ्यूचर भी ले लिया, द कॉस्ट ऑफ दैट इज USD 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब इसको हम रुपी में कन्वर्ट करें तो कितने जीरोज होंगे, वो मतलब काउंट के बाहर है। दैट इज द कॉस्ट। सो ऑब्वियसली अगर ये स्टैगरिंग कॉस्ट है और रेप्यूटेड बॉडीज ने दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ये अचानक हो गया और इतनी सारी कॉस्ट हो गई, इतना प्रेवेलेंस हो गया। Right. ये पहले भी था।
बट जैसे आपने सही कहा कि अभी इसके बारे में बातें होने लगी है. द रीजन फॉर दैट, द बिगेस्ट इंड्यूसर जो लास्ट 3 years में हुआ है इज कोविड. 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ्रॉम द क्लोजेट द कॉन्वर्सेशन केम टू द बोर्डरूम्स एंड फ्रॉम द बोर्डरूम्स टू आवर बेडरूम्स. एंड अब देयर इज स्टिग्मा अभी भी है, बट दैट टाइम एटलीस्ट हश्ड विस्पर्स में बात होती थी. अब लोग ओपनली बात करने लगे हैं. एटलीस्ट लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है और इसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए. सो इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. उस सिचुएशन में जब कोविड हुआ, अच्छे खासे लोग, इवन पीपल जो पहले भी स्ट्रेस थे और स्ट्रेस हो गए, पीपल हुआ नॉर्मल वो ज्यादा स्ट्रेस हो गए बिकॉज सिचुएशन ही सबके लिए नया था. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस एंड बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड वॉज इन द सेम बोट, हम सब एक ही सिचुएशन में थे. एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, सब एक सिचुएशन में है तो हम इस बारे में बात करते हैं. एंड दैट इज व्हेन डिस्कशन ज्यादा होने लगे और हम आज इस टॉपिक में बात कर रहे हैं. तो ये पहले भी था, ये कोविड के बाद बढ़ा ही होगा, लेकिन एक वो नेचुरल प्रोग्रेशन भी आया होगा. बट यस, द कॉन्वर्सेशन हैज बिकम मच मोर ओपन. ठीक है अर्चना जी, अगर हम अपनी ये जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग है, इसको अगर मान लीजिए इग्नोर करें, इस पर ध्यान ना दें, जैसा मैंने कहा कि पहले तो बात भी नहीं होती थी, अभी भी लोग पता नहीं कितने उसको ओपनली बात करते हैं, चलिए हम यहाँ कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? जी, बहुत सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से होती हैं. कॉमन फिनोमेना, कॉमन थॉट प्रोसेस जो एवरीवेयर वी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये है कि फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बहुत कम लोग ये चीज़ समझ पाते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो फिजिकल हेल्थ इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड. आज हार्ट डिजीजेस, बीपी इश्यूज, ये सब मेंटल हेल्थ की देन है. अगर आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रहा है, फिजिकल हेल्थ इज बाउंड टू सफर. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर लोगों को समझ में आ जाए तो प्रोबेबली शायद जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड वो खत्म हो जाए. आज मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत जो बातचीत शुरू हुई है, जैसे कोविड की देन है आई वुड से, बट अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को फोकस में नहीं लेंगे तो फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली हैम्पर होगी हम लोग. ठीक है. सो जितने भी डिजीजेस हम सुनते हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सब कुछ दे आर ऑल कनेक्टेड. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी. राइट, तो चलिए थोड़ा डिकोड करना शुरू करते हैं. हिना जी, कैसे पता लगेगा, वो क्या पैरामीटर्स हैं जहां से आपको, देखिए इसमें छोटा मोटा जो है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस से फ्री हो या बिल्कुल ही एकदम आइडियल हो. कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इशू सबको रहते हैं, लेकिन जहां पर वो मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ने लग जाए या मेंटल इश्यूज की तरफ बढ़ने लग जाए, वो लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि मेंटली आपकी हेल्थ ठीक नहीं है? मतलब मुझे सर्दी होती है तो पता लग जाता है, मैं अगर किसी दिन वीक फील कर रहा हूं तो मुझे पता लग जाता है, मुझे किसी दिन फीवर है तो उसके सिम्टम्स होते हैं. इसके क्या सिम्टम्स होंगे? मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है और बहुत इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सबसे पहली चीज जो है ये समझने के लिए, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ हु वी आर, कि मुझे किस चीज में क्या सही लगता है, किस चीज में मेरे लिए क्या सही है. अगर जी, आई थिंक हम हिना से थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है. ट्राई टू स्टैब्लिश इट. स्मिता, ये क्वेश्चन लेके मैं आपके साथ आगे बढ़ जाता हूँ. कहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि हम उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न रखनी चाहिए? पहला साइन, आपको अगर काम के लिए कुछ मन ना करे. इट्स नॉट, कभी कभी लोग सब फील करते हैं, बट एक परसिस्टेंट नैगिंग फीलिंग, आप सुबह उठे और आपको मतलब लगे कि दिन में क्या है. यू लुक फॉरवर्ड टू योर डे विदाउट एनी एंथुसियाज्म. आप बस एक मोशन के थ्रू जा रहे हैं विदाउट फीलिंग एनी इंटरेस्ट और एनी एंथुसियाज्म टू द एक्टिविटी. सेकेंड, लिसनेसनेस. तो या मतलब कोई भी एक्सट्रीम साइन, या भूख ज्यादा लग जाए सडनली, या बिल्कुल ही बंद हो जाए फ्रॉम अ नॉर्मल डाइट. कुछ डिविएशन, बेसिकली आपको कोई एक्टिविटी करनी बहुत अच्छी लगती हो, कोई हॉबी हो, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, कोई रूटीन हो, एंड सडनली वही चीज बर्डन लगने लगे,
इट फील्स लाइक अ ड्रैग। आई मीन बेड से उठ के भी एक क्वेश्चन अपने आप से हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कुछ इशू, इट इज बियॉन्ड नॉर्मल। यहाँ कुछ अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि कंडीशन आ रहा है थोड़ा सा सामान्य उसमें कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना ऑफिस का काम पसंद नहीं आता, वो थके मन से ही रहते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, जबरदस्ती क्लास में बैठना पड़ता है या ऑफिस में काम करते हैं तो घड़ी देखते हैं। कईयों के साथ ये इशू हो सकता है। क्या हम उसे एक मेंटल इशू माने या फिर ये नॉर्मल चीज़ है? अब आपका हो सकता है किसी चीज़ में मन ना लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई मेंटल इससे हेल्थ खराब है। आपने सही कहा विपिन जी, लेकिन ठीक है, बच्चे को हो सकता है क्लासेस अच्छे ना लगे, या ऑफिस में हो सकता है मैं एक जॉब कर रही हूँ, मुझे वो जॉब अच्छा नहीं लग रहा, बट दिन में कोई तो ऐसी एक्टिविटी होगी विच आई लुक फॉरवर्ड टू। ओके, कुछ तो ठीक है, शायद मुझे ऑफिस जाने का मन ना हो, लेकिन वापस घर आके कुछ तो करने का मन करे। जब ये मेंटल हेल्थ सिचुएशन होती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता, इवन द फेवरेट एक्टिविटीज। ओके, तो आपका जी मैं एक मिनट बीच में आपको रोक रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि चाहे वो काम है जिसमें आपका मन लगता हो, चाहे वो काम है जो आपको बिल्कुल ना पसंद हो, आप कहीं पर भी सुकून में नहीं रहेंगे। मतलब किसी चीज में आपका मन नहीं लगेगा तो आप ये रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मेंटली शायद आप फिट नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक अर्ली साइन हो गया कि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अर्चना, लेकिन किन चीजों से गड़बड़ हो सकती है? वो क्या चीजें हो सकती है? जैसे मैंने भी एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि बच्चों का नहीं किसी का मन लगता है पढ़ने में, या किसी को कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो उससे उसका मन खराब हो गया। तो वो कौन सी चीजें होंगी जो स्थायी रूप से असर डाल रही हैं? कैसे पहचानेंगे? मतलब देखिए, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें बहुत कुछ घटता है डेली बेसिस पे, और बड़े थिन लाइंस पर हैं शायद हम ये पहचानने के लिए कि जो इशू हो रहा है वो परमानेंट हो सकता है, अगले दिन हम ठीक हो जाएं, या फिर ये कंटिन्यू भी रहे। कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं उस लेवल पर? Human behavior is very complex. We face lot of situations, lot of things in life which might एक्चुअली हमारा होम्योस्टेसिस बिगाड़ देती हैं वो। तो अगर कोई चीज बहुत परसिस्टेंट टाइम तक, से फॉर एटलीस्ट 8 to 10 वीक और मे बी 12 वीक्स परसिस्ट करे, तभी उसको आप मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस डायग्नोज करवाते हैं या मानते हैं। जो एक चीज टेम्परेरी होती है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिनों एग्जाम फीवर चल रहा था बच्चों का, किड्स वर रियली स्ट्रेस्ड। पहले वो बोर्ड के एग्जाम्स है करके वो स्ट्रेस हो रहे थे स्कूल के बच्चे, 10th के और 12th के। अब वो रिजल्ट के नाम पे स्ट्रेस हो रहे हैं। अब आगे वो कुछ फॉरेन एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेस होंगे। तो दीज आर लाइफ स्टेजेस, लाइफ ट्रांजिशंस होते हैं लोगों के। समबडी इज बिकमिंग अ मदर, समबडी इज ट्राइंग टू कंसीव, है ना। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारी चीजें वी आर फेसिंग। वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज ऑफ जॉब, द बॉस इज रियली प्रेशरसम, हमारा वर्क एनवायरमेंट, वी आर नॉट गेटिंग फिट इनटू इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं विच जनरेट अ पोजिशन वेयर वी फील सैड, वी feel misfit, we don't fit into the environment. So these are the common stressors or trigger things which trigger us actually, and they might generate feelings of sadness in us. But that doesn't mean you are going through illness only. That might be temporary also. So जब तक कोई position, जब तक कोई problem, कुछ एक prolonged period तक, I would say all psychologists believe that at least it should be for 3 months or maybe near about 3 months. Okay. तब उसे कोई मेंटल इलनेस माना जाता है, not before that. यहाँ पर एक और सवाल मेरे मन में आता है, हिना, इफ यू कैन हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। कि एक ही सिचुएशन है, मान लीजिए कि मुझे कोई एग्जाम है, वो एग्जाम में मुझे अपेयर होना है, या फिर मेरा पर्टिकुलर कोई जॉब है, वहां पर मुझे ज्वाइन करना। अब उस सिचुएशन में 2 लोग हैं, हो सकता है कि वो दोनों के लिए इक्वली टफ हो, लेकिन एक व्यक्ति उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, या फिर थोड़ा कम कुछ मैं मैनेज कर पा रहा हूं, या उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, निराश हो जा रहा है। तो क्या एक ही सिचुएशन 2 अलग अलग लोगों को मेंटल लेवल पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट कर सकती है? हो सकता है एक उसे सिंपली हैंडल कर ले, और हो सकता है एक, जिसे आप अभी डिफाइन कर रहे थे हम सब लोग, कि एक प्रोलॉन्ग कंडीशन में चला जाए जहां पर उसको शायद फिर आगे आप साइकोलॉजिस्ट की या डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत पड़े। एब्सोल्युटली, एक सिचुएशन मल्टीपल लोगों को मल्टीपल तरीके से इम्पैक्ट करती है।
अगर मैं एक ओवरथिंकर हूँ, अगर मेरा पर्सनालिटी टाइप ऐसा है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क करना चाहता है, बहुत गोल ओरिएंटेड है, तो ये लाइफ चेंज, ये लाइफ स्ट्रेस मेरे को ऐसे इम्पैक्ट करेगा जो मुझे शायद थोड़ा परेशान करे, थोड़ा मोटिवेट ऐसे करे कि आई नीड टू गेट दिस, दिस इज माई गोल. वेर इन इफ माई पर्सनालिटी टाइप इज इट्स ओके, इट्स फाइन, आई बीन ब्रॉट अप इन सच अ वे वेयर कंपटीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. जहाँ पर पे हाँ नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, मेरे पास ऑप्शन बी है. सो अपब्रिंगिंग है, पर्सनालिटी टाइप्स है, इंटरेक्शन विद पीपल है, हाउ वी इंट्रोवर्ट्स, आर वी एक्सट्रोवर्ट्स, आर वी एम्बीवर्ट्स. सो बहुत छोटे छोटे से नुआंसेस हैं हर पर्सनालिटी टाइप के, हर इंडिविजुअल ग्रोथ के, अपब्रिंगिंग के, पेरेंटिंग स्टाइल्स के, जो एक इंडिविजुअल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉम्प्रिहेंड कराता है, जो एक इंडिविजुअल को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट कराता है. हर इंडिविजुअल एक यूनिक इंडिविजुअल है. हाँ, कुछ सिमिलर रिस्पॉन्सेज डेफिनेटली हो सकते हैं बिकॉज हम सब लोग एक कॉमन कॉन्शियस में हैं, बट ऑन अ बिग लार्ज स्केल एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल हमारे हर स्ट्रेसर को लेकर के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं. ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि क्या चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के दायरे में आएंगी, वो किस तरीके से आपको प्रभावित करती हैं, वो किस तरीके से अपना काम करती हैं, कुछ कॉमन साइंस क्या हो सकते हैं जिससे आप उन्हें पहचानें. और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि एक के लिए वो हो सकता है हो, दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें ट्रिगर करेंगी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को. तो चलिए, ये बात हो गई. लेकिन अब अगर आप इस परेशानी से दो चार हो ही रहे हैं तो कैसे इससे पार पाएंगे? क्या आप इसे पहले से रोकने के कोई तरीके हैं? जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली कहावत जो हम जनरल हेल्थ के लिए कहते हैं, क्या वो मेंटल हेल्थ के लिए भी लागू होती है? साथ में अगर हो ही गया है तो क्या हमारे डॉक्टर्स उसमें हमारी कैसी मदद कर सकते हैं, या हमारे आसपास के जो लोग हैं, यार दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, और हम खुद उसमें क्या कर सकते हैं? ये कुछ 2-3 अहम सवाल होंगे जिन्हें हम उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. Nexus Select Trust, owner of India's lead. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में. दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया. दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को के इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे. तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना की, ऊपर कामकाज करना शुरू हुए. लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया. साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था. पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है. और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है. तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है. करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है. रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं. इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं. तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है. और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है. इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं. साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, क्योंकि मेंटल अवेयरनेस मंथ है। और यहाँ पर ब्रेक से पहले हमने समझा कि मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप रोजमर्रा के तनाव से या रोजमर्रा की जो जिंदगी की इश्यूज हैं उनसे उन्हें कैसे डिस्टिंग्विश करके अलग करके पहचानेंगे कि अब ये कोई प्रॉब्लम है और अब बात करेंगे हम उनके समाधान की। चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्मिता, ठीक है, हमने एक मोटा आइडिया ले लिया कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि भाई कोई इशू हो रहा है हमारे साथ। अब समझ में आ रहा है कि हो रहा है, तो उसके आगे क्या? सबसे पहले तो विपिन जी, हमको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी जिसके साथ ये हो रहा है। येस, प्रोफेशनल्स आर देयर, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका हेल्प लेना चाहिए, बट द बेसिक थिंग इज सेल्फ केयर। अगर हम अपनी मदद नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा, हम दूसरों से बेस्ट नहीं ले सकते। एंड इट्स अ सिंपल थिंग, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा करना है कि वी आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन एवरेस्ट और समथिंग। फर्स्ट थिंग इज व्हेन आई से सेल्फ केयर, हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। 80% स्टडीज हैव शोन कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, 80% उसका कारण टाइम रिलेटेड इश्यूज होता है। ओके, सो इफ वी जस्ट ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ बेटर, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स के आसपास काफी बार ऐसा होता है हमें कहीं जल्दी जाना होता है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होता या हमें अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। अगर हम थोड़े ऑर्गेनाइज हो जाए, अपने घर का सराउंडिंग, अपने ऑफिस का सराउंडिंग, वी ऑर्गेनाइज आवर वर्क डेस्क एंड एलिमिनेट द क्लटर, वो एक्स्ट्रा पेपर्स जो हम कभी यूज नहीं करते, वो सब्सक्रिप्शंस जो हमने ले रखा है, हमारा ईमेल या मैसेजेस भरे जा रहे हैं बट वी नेवर गो टू दैट जिम, दैट सब्सक्रिप्शन दैट वी टुक, उन सबको हटाना है। जितना हम ऑर्गेनाइज अपने एनवायरनमेंट को करेंगे, जितना हम सिंपल रखेंगे अपने वातावरण को, द बेटर इट इज फॉर आवर ब्रेन, द मोर क्लियरर आवर ब्रेन इज। सेकेंड, अपने आप को पैम्पर करना ऑन दोज ओकेजनल मोमेंट्स। Pampering ourselves goes well beyond having proper food and having good sleep. ये दो तो हाइजीन फैक्टर है। बट टेकिंग दोज ब्रेक्स, लगातार ऐसा नहीं काम कर रहे हैं हम बस 3-4 घंटे तक डेस्क में बैठे हैं, काम ही कर रहे हैं। एवरी 2 आवर्स अगर हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, इधर वॉक ही कर लेंगे, इफ वी टेक दोज ब्रेक्स, इफ वी ब्रेक द रूटीन, that also, these are small steps that go a long way in mental health. ठीक है, तो self care, okay, we should be our own तो priority, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखेंगे, थोड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो आपके दिमाग में क्लटर्ड कम होगा। तो इन केस अगर कोई बड़े इश्यूज आते भी हैं लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो आप उन्हें हैंडल अच्छी तरीके से कर पाएंगे और वेल प्रिपेयर टू हैंडल दैम, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं कर रही होंगी। बढ़िया ये चीज। अर्चना, अब एक इसके आगे की चीज जो मैंने कहा था कि क्या हम अपने आप को पहले, वैसे काफी हद तक तो आंसर स्मिता ने दे दिया, ये चीजें आप जरूरी नहीं है कि इशू होने पे करें, आप वैसे भी करेंगे तो फिर आपको हेल्प मिलनी है। राइट। लेकिन मान लीजिए कि अब इश्यूज हो जाते हैं, तो क्या आपको बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है और अक्सर इसीलिए इश्यूज बढ़ जाते हैं कि वो किसी से डिस्कस नहीं करते, वो खुद भी हैंडल नहीं कर पाते और वो किसी को बता भी नहीं पाते। ऐसे में क्या इसे शेयर करना चाहिए या प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए बनिस्बत कि वो बढ़ता चला जाए? Definitely, we need to develop a support system for ourselves outside family. कई बार होता है आदमी शर्म से तकलीफ जाहिर नहीं कर पाता, ऐसे में you need to develop a support system outside your family circle, be it friends or maybe it is a professional, a therapist who can guide you better. जब हम अपने मन की बात कह पाते हैं तो हम हल्का वैसे ही महसूस करते हैं, और अगर हम किसी प्रोफेशनल से सलाह ले रहे हैं तो obviously will be guided better एंड सोल्यूशंस भी हमें अच्छे प्रो सोल्यूशंस मिलते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कम अप, बात करना, अपने मन की बात कहना, जो आप फील कर रहे हैं वो जाहिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू द व्हाट हिना जी सेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इन दिनों स्ट्रेस का और मेंटल हेल्थ के इश्यूज का कारण मैं देख रही हूँ, वी नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी अ लिटिल बिट। हम लोगों के सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, हम लोगों के वर्क फ्रॉम होम्स हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट विद नेचर. One needs to go out in surroundings, in greenery, see and observe the sound of the birds, maybe hear your own breathe, maybe mindful meditation, maybe. These are the things which are actually going to avoid us reaching from a situation where we feel helpless, worthless, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज में यूजुअली हम लोगों के साथ हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स, सिंपल सोल्यूशंस आल्सो, सिंपल थिंग्स व्हिच कैन अवर्ट द सिचुएशन. ठीक है,
तो देखिए आज की चर्चा अच्छी रही है, अब समय तो समाप्त होने आया, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एक आधे घंटे की चर्चा के अंदर पूरे इस मेंटल हेल्थ के इशू को समेट लें, लेकिन एक ओवरऑल मोटी मोटी आउटलाइन आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इससे अवेयर ही नहीं रहते हैं। एटलीस्ट वो इस बारे में सोचना शुरू करेंगे, इस बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और जागरूक बनेंगे कि हाँ, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अब फिर बहुत सारी बात होती है कि अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें वहाँ होते हैं, रिलेशनशिप के इन दिनों इश्यूज होते हैं, और जो अभी आपने कहा टेक्नोलॉजी इन दिनों एक अलग सी चीज बन गई है जो आपको ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप शायद इश्यूज में पड़ जाते हैं। तो अलग अलग इनको डील करना है। अब ये पूरा महीना है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे 1-2 शो और ऑर्गेनाइज करें जहां पर्टिकुलर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करें या पर्सनल लाइफ पे फोकस करें, या टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करना है ताकि वो आपको स्ट्रेस ना दे जाए, उल्टा आप दबाव में ना आ जाए चीज़ों के, उस पर बात करें। लेकिन आई होप कि आज के डिस्कशन से एक मोटी आउटलाइन ज़रूर जब सबको मिल गई होगी कि आपको अपने वेलबींग के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी जागरूक रहना पड़ेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन। आई होप हमारे दर्शकों के भी काम आएगा। नमस्कार।